हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो से हम लोग अपनी सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ से एक्शन सीरीज फॉर जीपैट 2026। अनाउंसमेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, जिसमें मैंने सारा शेड्यूल के बारे में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं। आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1, दैट इज फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम हाइपरटेंशन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे। हाइपरटेंशन इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली पास्ट मिडिल एज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड। अब हाइपरटेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 140 mmHg फॉर सिस्टोलिक एंड 90 mmHg डायस्टोलिक से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे पेशेंट्स इन होम नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, अगर जिसमें कोई भी हाइपरटेंशन का कॉज पहले से नहीं है पुराना कि कोई इस वजह से हाइपरटेंशन आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारे प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर आ जाएंगे। और जिनके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक एटियोलॉजी है, स्पेसिफिक रीजन है हाइपरटेंशन का, तो वो हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आते हैं। अब मैंने ब्लड प्रेशर तो आपको बता दिया कि 140 mmHg सिस्टोलिक एंड 90 mmHg डायस्टोलिक अगर है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर। अब इसको अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू CO इंटू PVR। CO आपका क्या हो जाता है? कार्डियक आउटपुट। PVR दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है अंडर 120 होता है। क्या हमारा अंडर 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और अंडर 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। मतलब 120/80 जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। अगर ये हमारा 120 से 140 के बीच में ये गया तो वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में आएगा, और अगर 140 से ज़्यादा चला गया तो हाइपरटेंशन में आ जाएगा। सेम अगर ये 80 से 90 के बीच में है तो वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज है, और अगर 80 से 90 से ज़्यादा चला गया तो किसके अंदर चला जाएगा? वो चला जाएगा हाइपरटेंशन की स्टेज। ठीक है, तो ये एक बेसिक से इंट्रो था, और हमारा यहाँ पे जो मेन टारगेट होने वाला, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने वाले नहीं है, मैंने ऑलरेडी सीरीज में बता दिया। हम किस पे कब फोकस करेंगे? जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलो, तो आज सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, जो पहली क्लास आ रही है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, दैट इज रास सिस्टम इनहिबिटर इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास आती है वो आती है एस इनहिबिटर। तो एस इनहिबिटर का देखो, अब मेरा अल्टीमेट गोल है आपको क्लासिफिकेशन याद कराना, तो अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? एस इनहिबिटर का सिंपल सा, एस का फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब क्या है? जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। उसका जो एंजाइम इनहिबिटर्स है उसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि लास्ट में ये जो प्रिल है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्टिनोप्रिल, पेरिनिडोप्रिल, रेमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल, सारे जो प्रिल क्लास की ड्रग है वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे एस इनहिबिटर के अंदर में आ जाएंगे। समझ गए बात को? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एस इनहिबिटर आ गई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को याद करने का क्या ट्रिक है? सिंपल सा ट्रिक है, लो सार्टन, कैंडी सार्टन, इर्बेसार्टन, जितने भी सार्टन क्लास की ड्रग है वो क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए यूज होती है। उसके बाद लास्ट एक आता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। वो हमारी एक ही ड्रग है, एलिस्किरेन जी है, जो डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो रास सिस्टम की ड्रग को याद करना कैसे करना है? एस इनहिबिटर, जितने भी प्रिल क्लास की ड्रग हैं, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्टिनोप्रिल, सारे एस इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक करने वाली सारी सार्टन जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक करेंगी, और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर करने वाली जो है वो एलिस्किरेन एक सिंगल ड्रग है। उसके बाद आती है हमारे पास अगली जो क्लास है वो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स की। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में आपकी बीटा ब्लॉकर आएंगी, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आएंगी, और अल्फा ब्लॉकर आएंगी, और साथ में हमारे पास क्या आएंगी? सेंट्रल सिंपैथोमाइमेटिक आएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर का सिंपल सा आपको पता है, प्रोप्रेनॉल हो गया, ठीक है, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये आपके बीटा ब्लॉकर हो गए। बीटा ब्लॉकर्स की ट्रिक हम याद करने की आपको मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। देन आता है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर को याद करने की एक सिंपल सा ट्रिक है, ले बेटा कार। क्या ट्रिक है इसकी? ले बेटा कार। ठीक है, ले बेटा मतलब लेबेटालॉल हो गया, कार मतलब कार्बिडोलॉल हो गया। तो ठीक है, तो ले बेटा कार, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लेबेटालॉल एंड कार्बिडोलॉल। अल्फा ब्लॉकर को आपका सिंपल सा है, जितने ये जोसिन है, प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये तो आपका अल्फा ब्लॉकर है। देन आपका फेंटोलामिन और फेनॉक्सीबेंजामिन है। फेंटोलामिन को हम लोग कैसे याद रखेंगे? फेंटोलामिन हमने पढ़ा था चीज रिएक्शन में यूज होती है, फेंटोलामिन वहां से आप याद रखो। ठीक,
नेक्स्ट सेंट्रल सिंपैथोमाइमेटिक में आपका क्लोनिडिन मिथाइल डोपा, दो ही ड्रग हैं सेंट्रल सिंपैथोमाइमेटिक जो सेंट्रली काम करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगेन 3 क्लास में आएगी। फिनाइलअल्काइलामीन की एक ड्रग वीरापामिल फिनाइलअल्काइलामीन, बेंजोथायाजिपिन की एक ड्रग डेल्टियाजम, आराम से याद रखो। और जितनी भी डिपिन क्लास की ड्रग है वो सारी आ जाएंगी डाईहाइड्रोपायरिडीन में, ठीक है। जितनी भी डिपिन है, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रिनडिपिन, लैसिडिपिन, ये सारी किस में आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी डाईहाइड्रोपायरिडीन में, ठीक। तो फिनाइलअल्काइलामीन में वीरापामिल हो गया, बेंजोथायाजिपिन में एक ड्रग डेल्टियाजम, और जितनी डिपिन क्लास की ड्रग है वो किस में चलेगी, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 क्लासेस जो है वो आपको याद कर ली, ठीक है। और अगर आपको ये एक बार याद करने में एक बार में दिक्कत हो रही तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार फिर से वीडियो है, आप एक बार फिर से पीछे जाओ, मेरे साथ वापस पढ़ो, फिर से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बार आप देखो, बट आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगली जो क्लास है आपकी डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स में भी 3 क्लास आती है। सबसे पहले आएगी थायाजाइड। थायाजाइड में आपकी कौन सी ड्रग आ जाएगी, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन और साथ में इंडेबामाइड, 3 ड्रग आएंगी। देन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आपकी आएगी क्या, फ्यूरोसामाइड हो गया, टॉर्सेमाइड और इथ्रासिनिक एसिड, ये आपकी कौन सी ड्रग आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आ जाएगी आपकी स्पिरोनोलैक्टोन और एमिलोराइड, ठीक है। इनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे अभी डायूरेटिक्स के बारे में, जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, यहाँ बेसिक याद रख लो बस। देन आता है आपका वैसोडाइलेटर, ठीक है। अब अगली जो क्लास आती है वो कौन सी आती है, वो आपकी वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर में कौन आती है, आर्ट्रियोडाइलेटर, जिसमें हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड 3 आती है जो केवल आर्टरीज को डायलेट करती हैं। अब अगली क्लास आती है आर्ट्रियो प्लस वेनोडाइलेटर। तो आर्ट्रियो प्लस वेनोडाइलेटर में कौन सी एक ही ड्रग आती है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और उसके बाद आता है आपका क्या, प्लाज्मा काइनेंस। प्लाज्मा काइनेंस में कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा ब्रेडिकाइनिन एंड कैलिडिन, ये 2 हैं जो प्लाज्मा काइनेंस के अंदर है, ठीक। इस तरीके से हमने जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था वो कवर कर लिया। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, देखो सिंपल सा एक निमोनिक है, एक तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इसके साथ आप याद रख सकते हो क्या, डॉक्टर सैककेव, ठीक है। डॉक्टर सैककेव से आपसे क्या हो जाएगा, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सी और यहाँ पे वी से वैसोडाइलेटर, ये हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका केव का, ठीक है। केव का ये हो गया, और दूसरा सैक का अपने पास डॉक्टर से डी से डायूरेटिक्स हो गया, एस से सिंपैथोलाइटिक्स और ए से इनहिबिटर्स, ठीक है। एक तो ये सिंपल सी एक निमोनिक ये है, बाकी 2 निमोनिक्स मैं आपको और बता दे रहा हूँ, बिकॉज एक निमोनिक्स अगर आपको ये अच्छी लगती है आप इससे याद करो, नहीं अच्छी लगती तो आप आगे बढ़ो ना, अगली निमोनिक्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक दूसरा है कि रवि का एक कुत्ता था, रवि का एक स्टोरी है, रवि का एक कुत्ता था क्या, हार्डी, उसने क्या किया कि वैभव के बेटे प्रशांत को क्या किया, दौड़ा लिया, ठीक है। तो रवीज डॉग हार्डी चेजेस वैभव सन प्रशांत। रवि का एक कुत्ता था हार्डी, उसने वैभव के बेटे प्रशांत को दौड़ा लिया। तो रवि मतलब रैस इनहिबिटर, डॉग मतलब डायूरेटिक्स, हार्डी मतलब हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ रहे हो, चेज मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैभव वैसोडाइलेटर, सन सिंपैथेटिक इनहिबिटर और प्रशांत में प्लाज्मा काइनेंस। एक और है कि अभी लाइक ये ट्रिक याद हो गई तो राहुल को ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई, राहुल ने पूरी ट्रिक फॉलो करी, तो उसके बाद क्या वो बहुत अच्छे स्कोर आए। जब उसका स्कोर अच्छा आएगा तो क्या करेगा, वो डांस करता है। कैसे डांस करता है, राहुल डांसेस राहुल ने क्या किया, बहुत हैप्पीली डांस किया एंड क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। जब वो हैप्पीली डांस किया तो और उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या की, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्रिएट की थी। इसी वजह से राहुल ने क्या किया था कि बहुत अच्छे से डांस किया। तो राहुल से आपका क्या हो जाएगा, रैस इनहिबिटर, डांसेस से डायूरेटिक्स हो गया, हैप्पीली से हाइपरटेंसिव हो गया, क्रिएट से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरी से वैसोडाइलेटर, स्ट्रॉन्ग से सिंपैथेटिक इनहिबिटर और परफॉर्मेंस से प्लाज्मा का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इधर से मेरे साथ ही फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो। राहुल से हो गया रैस इनहिबिटर, आर से जिसका नाम है रोहन, रवि, सब अपना अपना नाम ले सकते हो, ठीक है। रैस इनहिबिटर में 3 क्लास, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सारी प्रिल क्लास की ड्रग आ गई, नहीं सॉरी, एस इनहिबिटर में सारी प्रिल क्लास की ड्रग आ गई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सारी सार्टन आ गई, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एलिस्किरन आ गई हमारी। देन आता है अपने पास डांस मतलब डायूरेटिक्स, 3 डायूरेटिक्स हमारे, थायाजाइड, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग। थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडेपामाइड, लूप में फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड हो गया, पोटेशियम में स्पिरोनोलैक्टोन और एमिडोराइड आ गई। देन आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 3 क्लास आ गई आपकी, फिनाइलअल्काइलामीन, बेंजोथायाजापिन, डाईहाइड्रोपायरिडीन। फिनाइलअल्काइलामीन में वीरापामिल आ गई, बेंजोडाइजापिन में डेल्टियाजम आ गई, और डाईहाइड्रोपायरिडीन में जितनी आपकी डिपिन क्लास की ड्रग है, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, वो आ गई। वेरी वैसोडाइलेटर में 2 क्लास थी, आर्टियोडाइलेटर, आर्टियो प्लस वेनोडाइलेटर। आर्टियोडाइलेटर में आपकी हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल थी और डाइऑक्साइड थी, और आर्ट्रियो प्लस वेनोडाइलेटर में आपकी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक ड्रग थी। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में आपकी अल्फा पहले बीटा ब्लॉकर आ गई, प्रोपेरेनॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आ गई तो लेबेटालॉल, कार्बिडोलॉल आ गई। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आपकी सारी प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन थी और साथ में फेंटोलामिन थी। लास्ट में आती है आपकी एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक भी थी जो कि क्लोनिडिन मिथाइल डोपा हो गया। नेक्स्ट आपका आता है
प्लाज्मा काइनिन में ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन आती है, ठीक है, समझिए। तो ये सिंपल सा निमोनिक से आप याद रख सकते हो। अब हम फटाफट से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले राज सिस्टम का बात करते हैं। तो राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको जब बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले आप मैकेनिज्म समझो। क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है, उससे जब रेनिन मिलता है तो रेनिन क्या करता है, रेनिन उससे एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम से रेनिन मिलके क्या बना देता है, वो बना देता है एंजियोटेंसिन 1। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। फिर एंजियोटेंसिन 2 जाके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से जुड़ता है और वहां से जाके फिर वो क्या काम करता है, वहां पे जाता है और वो किडनी से वहां पे जाके एंजियोटेंसिन 2 क्या काम कराता है, एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, सोडियम रिवाटर रिटेंशन कराता है। तो सोडियम जब यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मतलब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई और ब्लड प्रेशर बढ़ा। सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ा मतलब ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा। और जब ये दोनों चीजें बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सबसे पहला काम जो आता है कि जो रेनिन आ रही है हमारी जक्सा ग्रेनुलर सेल्स किडनी से, उसको इनहिबिट कर दिया डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ने। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिन 1 बना ही नहीं पाया। सपोज अगर एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 जो बन गया है उसका क्या होगा, उसका जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन हो रहा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा, उसको सारे एस इनहिबिटर जो हमारी प्रिल क्लास वाली ड्रग थी उन्होंने रोक दिया। तो एंजियोटेंसिन 2 बन भी नहीं पाया। और अगर मान लो एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया तो वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है। उसको बाइंड करने के लिए हमारे पास ये सारी सार्टिन क्लास की ड्रग्स आ गई, वो उसको बाइंड ही नहीं करने देंगी। और जब बाइंड नहीं करने देंगी तो सारा काम वहां पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करना वीडियो 20 सेकंड, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल से। और ये जो पेप्टाइड्स है, एंजियोटेंसिन 1 डेका पेप्टाइड है, एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टा पेप्टाइड है और ये हेप्टा पेप्टाइड है। ये तीनों पेप्टाइड आप याद रखो और ये हेक्सा पेप्टाइड, बस इतना याद रखो। बाकी ये जितनी कहानी है वो सब अगर आप भूल भी जाओगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये राज सिस्टम हो गया। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और था, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। देखो ऐसे समझो, सबसे पहले क्या था कि एस इनहिबिटर जितनी हमारी प्रिल क्लास वाली ड्रग थी वो क्या कर रही थी, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा, उसको क्या करती है, ये रोक देती है। ये एस इनहिबिटर्स का काम है। दूसरा, अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था, यहाँ पे एस इनहिबिटर हो रहा था, बट एस इनहिबिटर एक काम और कर देती थी। जो ब्रेडिकाइनिन होता था वो क्या होता था कि उसका ब्रेक डाउन होता है किसके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा। बट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने को ब्लॉक कर दिया गया किसके द्वारा, एस इनहिबिटर्स के द्वारा। तो उसकी वजह से जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या देखने को मिलता है, हमें कफ देखने को मिलता है, जो एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। किसका, एस इनहिबिटर्स का एक एडवर्स इफेक्ट है, क्या, कफ। और बाकी जो हमारी सार्टेन क्लास की ड्रग है वो यहाँ पे कफ नहीं प्रोड्यूस करती, बिकॉज उनका ब्रेडिकाइनिन से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो एक ये एडवर्स इफेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पे आपको वो भी कवर करा दिया। क्यों, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ रहा है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो थे वो क्या करते थे, वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करते थे। बट ये जो एस इनहिबिटर्स दे दिया तो उसकी वजह से वो एंजाइम खत्म हो गया, तो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाया और उसकी वजह से क्या हुआ कि कफ का प्रोडक्शन देखने को, ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ गया और हमें क्या देखने को मिला, कफ देखने को मिला। समझिए बात। तो ये सिंपल सा हमारे पास था, क्या था वो, और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसके बारे में हमने बात करी ली। अब एक फटाफट से मैं ब्लैंक स्लाइड लेके आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात समझा देता हूँ, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का सिंपल सा आप बात समझो कि जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम आयन है, ठीक है। जब ये कैल्शियम आयन अंदर आता है तो यहाँ पे एंजाइम होता है क्या, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, MLCK, ठीक है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आता है तो ये किससे, एक हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटीन होता है कॉल मॉड्यूलिन, ठीक है, कॉल मॉड्यूलिन प्रोटीन होता है। कैल्शियम अंदर आता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना तो ये MLCK, जैसे मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो इनएक्टिव है, ये MLCK आपका क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये MLCK एक्टिव हुआ, ये क्या बना देता है, ये होता है इस पर MLCK फॉस्फेट। ये क्या किससे कंबाइंड हो जाता है, MLCK फॉस्फेट आयन से कंबाइंड होता है। और साथ में फिर उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और अभी हमने देखा कि अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अगर यहाँ पे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम आयन को अंदर आने को ब्लॉक कर देंगे। जब अंदर आने को ब्लॉक हो गया, कैल्शियम अंदर आएगा ही नहीं, तो कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। और जब कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं तो MLCK जो इनएक्टिव था वो एक्टिव होगा नहीं, फिर वो फॉस्फेट से जुड़ेगा नहीं। और फिर जब वो फॉस्फेट से जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हमारा नहीं होगा। सिंपल सा ये एक लॉजिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम करने का। मैं
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलो नेक्स्ट अगर हम डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक्स सिंपल है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स हमारा सिंपल सा एक कोर कॉन्सेप्ट इसके साथ याद रखो, ये क्या करेंगे, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देंगे, और जैसे यूरिन ज्यादा निकली बॉडी से वैसे ही ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है, जो हमारा यूरिन मतलब जो फर्स्ट डायूरेटिक्स प्रिफर्ड डायूरेटिक्स है वो कौन सा है, वो हमारा थायाजाइड जो है वो प्रिफर्ड डायूरेटिक्स होता है, डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस होता है। सबसे पहले हम लोग किसमें यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा मतलब हाइपरटेंशन में कौन सा डायूरेटिक यूज किया था, थायाजाइड का डायूरेटिक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो डायूरेटिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यूरिन बढ़ाया, ब्लड वॉल्यूम घटाया, काम खत्म। अब हम थोड़ा सा सिंपैथोलाइटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंपैथोलाइटिक्स। सिंपैथोलाइटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंपैथोलाइटिक्स क्या करते हैं, हमने देखा कि सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, फिर अल्फा ब्लॉकर था, बीटा ब्लॉकर था और मिक्स था। सेंट्रली एक्टिंग में मिथाइल डोपा क्लोनिडिन थे, ये क्या काम कर रहे थे, ये हमारा स्टिमुलेट कर रहे थे अल्फा 2 रिसेप्टर इन द सीएनएस। सीएनएस में जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर है उसको क्या कर रहे थे, ये उसको स्टिमुलेट कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो है ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो क्या हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो ब्रेन से आ रहा था वो डिक्रीज होता था, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट, तो वो हमारा दो जगह पे डिफेक्ट दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा 2 हमने ब्लॉक किया तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो ब्रेन से आ रहा है वो किधर जाता था, वो जाता था हार्ट में, और वो जाता था किसमें, हमारे पास ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और वहां पे जाके वो क्या काम करता था, वो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता था, इधर जाके पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाता था। तो जैसे हमने इसको ब्लॉक किया तो यहाँ पे दो चीजें होने लगी, एक हमारा जो है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और इधर जो हमारा पीवीआर दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था वो डिक्रीज होगा। तो दोनों चीजें हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और पीवीआर जब दोनों डिक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। क्लिनिकल पर इसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट, मिथाइल डोपा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी में भी ये बात बताई थी, बाकी यहाँ पे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। दूसरा अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स की बात करें तो अल्फा 1 ब्लॉकर सिंपल सा जो हमारा क्या है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन क्या है, ये हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर जो ब्लड वेसल्स में उसको ब्लॉक करते हैं। अब ब्लॉक होने की वजह से हमारा क्या देखने को मिलता है, वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट डोज यहाँ पे सिनप्स देखने को मिलता है, दैट इज फेंटिंग आफ्टर फर्स्ट डोज। ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई से इशू नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा 1 ब्लॉकर, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, जो ओलॉल सेंटोरेट बीटा ब्लॉकर है। मोस्ट ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर इन हार्ट। हार्ट में हमारा क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और दो जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट मेंशन है, देखो मैं इसको आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो दो जगह प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्रेजेंट है आपका हार्ट में, दूसरा प्रेजेंट है आपका किडनी में। ठीक है, जब हार्ट में बीटा 1 ब्लॉक हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट तीनों डिक्रीज होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। और किडनी में जो हमने अभी देखा कि रेनिन कहाँ से निकल रहा था, रेनिन निकल रहा था जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से। तो जैसे ही वहां पे रेनिन का भी रिलीज होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके बाद ब्लड प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये इसका सिंपल सा दो है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, वो ठीक है, कोई इशू नहीं उसका। एंड नेक्स्ट आपका अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर जो आता है वो क्या आता है, लेबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल, कंबाइंड वैसोडाइलेशन अल्फा 1 ब्लॉक विथ रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, बीटा ब्लॉकर दोनों हो जाता है। सीवियर हाइपरटेंशन में इसको हम लोग यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, लेबिटोलॉल जो है वो क्या है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। अभी हमने पीछे देखा था कि ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में कौन सा था, हमारा मिथाइल डोपा था, बट अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी है प्रेगनेंसी में तब हमारा लेबेटोलॉल यूज होगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मिथाइल डोपा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी लेबेटोलॉल। ठीक है, चलो बाकी ये ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी का मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वहां मैंने सारी चीजें डिस्कस करी, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो तो फिर इसी तरह से हमारा जो हाइपरटेंशन का पोर्शन था वो हमने आपको कवर करा दिया। जो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस था वो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। बाकी इन डिटेल लेक्चर भी हाइपरटेंशन का ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, अपना फीडबैक दो कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन याद हुई कि नहीं याद हुई। अगर आपको याद हो गई है वेल एंड गुड, नहीं याद हुई तो मैं आपको बोलूँगा एक बार पूरा वीडियो फिर से देखना, सारी चीज़ें आपको एकदम टिप पे याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में चीज़ें प्रेजेंट करी हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कंटेंट था वो मैंने नहीं यहाँ पे रखा है, बिकॉज इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं चाहिए, केवल टू द पॉइंट चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अगला वीडियो भी
अपना एज पर शेड्यूल जो मैंने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ यहाँ पे डालूंगा। बाकी जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी आप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स और साथ में नोट्स और वीडियोज़ की लिंक डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स सारी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वेबसाइट पे कर सकते हो। और अगर आपको अपना सेशन प्लान करने में, अपना स्टडी प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही कि कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप सेशन आप मेरे से बुक कर सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट से बुक करने में इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो आप, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू डायरेक्टली मेरे को डीएम कर देना, तो मैं वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा मैं, बट उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, जितना आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही मेरे को लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा और भी काफ़ी चीज़ें आप लोग के लिए प्लान है जो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।